Ignited Minds Tutorials has recently uploaded an informative video on the topic of work and energy in physics, specifically tailored for Class 9 students of the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide a comprehensive understanding of the concepts related to work and energy in a simple and engaging manner. By watching this video, students will gain knowledge about various aspects of work and energy, such as the definition of work, different types of work, and its scientific calculation. The video also covers important topics like the unit of work, the relation between work and energy, and the principle of conservation of energy. Through clear explanations and visual aids, this video enables students to strengthen their foundation in this critical branch of physics. It helps learners grasp how work is done, the role of force in work, and the transfer of energy during work. Moreover, students will also understand the concept of potential and kinetic energy, and how they are interconnected. Ignited Minds Tutorials believes in providing quality education, and this video is a valuable resource for Class 9 students. To enhance their understanding of work and energy in physics. Don't miss out on this opportunity to expand your knowledge and ace your exams with ease. पावर क्या होता है, ठीक है. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इट इज 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है. तो आपका जो भी 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन होगा उसके हिसाब से आपकी बिलिंग होती है, ठीक है. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर. ओके, सो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू व्हाट पीपल? हम आपका 1, तो पावर को अपन कैसे यूज करते हैं? पावर इज डिफाइंड एज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है. रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर. इसको अपन बोलते हैं भाई साहब पावर, ठीक है. तो ये पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, ठीक है. तो हम इसको 1 वॉट लिखते हैं, ठीक है. दिस इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. इस वॉट को अपन कैपिटल W लिखते हैं, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है. क्लियर है? ये वॉट आपका कैपिटल लेटर में होगा. जितने भी साइंटिस्ट के नाम होते हैं जब उनसे हम यूनिट्स बनाते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, ठीक है. जैसे ये वॉट आया है जेम्स वॉट से, जिन्होंने पहला स्टीम इंजन डिज़ाइन किया था, ठीक है. तो इसीलिए आपका कैपिटल W. जूल्स भाई साहब आता है आपके साइंटिस्ट के नेम से, तो ये भी आपका कैपिटल J हो जाता है, ठीक है. सेकेंड आपका लोअर केस में रहेगा, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके. कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन वी विल डिफाइन 1 जूल. ओके, पावर बेसिकली इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम. व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर. वर्क डन अपॉन टाइम. पावर आपका क्या है भाई साहब? एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड. इट विल ओनली हैव मैग्नीट्यूड, इट विल हैव नो डायरेक्शन, ठीक है. इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है. यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 वॉट, ठीक है. तो अगर आप भाई साहब SI यूनिट देखोगे तो आपका भाई साहब जूल्स पर सेकेंड. ये क्या हो गया भाई साहब? जूल्स पर सेकेंड. यस, एक मिनट. अर्ग्स पर सेकेंड. हाँ, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है ना, नो डायरेक्शन. वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है. तो पावर, वर्क डन, एनर्जी, ये सारे आपके स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है. इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन, ठीक है. ओके, तो अगर हम SI आपके यूनिट्स देखें तो SI यूनिट में इसका यूनिट क्या है भाई साहब? जूल्स पर सेकेंड. ये हो गया SI यूनिट. और CGS यूनिट में देखेंगे तो आपका अर्ग्स पर सेकेंड, ठीक है. ओके, इस जूल पर सेकेंड को ही अपन क्या बोलते हैं? वॉट. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है. सो ये थे भाई साहब आपके जेम्स वॉट, जिन पे आपका जूल्स पर सेकेंड आया. तो 1 वॉट इज इक्वल टू पावर यूज्ड इन इज 1 वॉट. पावर डेवलप्ड और यूज्ड इन 1 वॉट इज इक्वल टू हाउ मच? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड. अगर 1 जूल काम हो रहा है 1 सेकेंड में तो हम पावर को क्या बोलेंगे? 1 वॉट, ठीक है. ठीक है. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन वी विल से दैट द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन और इंजन इज 1 वॉट, ठीक है. आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया ना भाई साहब. हायर यूनिट्स इज किलोवाट. किलोवाट मतलब 1000. किलो जब भी लगता है तो भाई साहब 10⁻3, ठीक है, किलोवाट, ठीक है. तो किलोवाट हो जाएगा. कल आपने देखा जैसे किलोवाट आवर अपन कैलकुलेट कर रहे थे, तो अपन ने उसको किससे मल्टीप्लाई किया भाई साहब? 10⁻3 से, ठीक है, 10⁻3 से. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी. तो आपका एनर्जी यूज कितना होगा? पावर इंटू टाइम. एनर्जी यूज क्या होता है भाई साहब आपका? कल मैंने जैसे आपको बताया था
ये होता है 1 यूनिट। आपको कितने लोगों ने जाकर बिजली का बिल देखा घर में? अरे पप्पा भरते हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। किसी ने भी नहीं देखा। कोई क्यूरियोसिटी मतलब तुम्हारे अंदर हो जाए बस, है ना। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्यूरियोसिटी इनसाइड यू। अरे हमने किलोवाट आवर पढ़ा है, कुछ नया पढ़ा है, तो देखें जाकर उसको कि हमारे यहाँ पे रोज़ बिलिंग होती है तो उसका कैसे यूनिट कैलकुलेट होता है। नहीं, पढ़ लिया, बंद कर दो। क्या यूनिट नहीं मिला? अरे यूनिट तो मिलेगा ही ना। देख, आपके राइट हैंड कॉर्नर में कैमरा आता है, कैमरा का फोटो रहता है, उसके नीचे तो लिखा रहता है तुम्हारा महीने का कितना यूनिट तुमने कंज्यूम किया है। ये जो 1 यूनिट होता है, तो जो भी यूनिट आपका लिखा रहेगा उतना यूनिट्स आपने कंज्यूम किया है। और ये 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट इज बेसिकली 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ओके, सो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। हॉर्स पावर क्या होता है? आपके बहुत सारे इंजन होते हैं जिनको हम हॉर्स पावर बोलते हैं। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। आपके बिल्डिंग में जो वॉचमैन होगा उससे जाकर पूछिएगा कि भाई साहब जो मोटर है पानी खींचने के लिए या ऊपर चढ़ाने के लिए वो कितने HP का है। अगर थोड़ा सा जानकारी वो रखता रहेगा तो आपको बोलेगा 5.5 HP का है या 5 HP का है, ठीक है। तो आपके जितने भी मोटर्स लगे होते हैं ना, उसका एक हॉर्स पावर होता है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ठीक है। 746 वॉट्स होता है। तो मतलब 1 सेकेंड में उस इंजन का कितना काम हो रहा है? 746 जूल्स का काम हो रहा है 1 सेकेंड में। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि पावर क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर ये आपका 746 वॉट आ रहा है, मतलब 746 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय दैट मशीन इन 1 सेकेंड। दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर। HP होता है, ठीक है। ये जितने भी आपके मोटर्स होते हैं बिल्डिंग में पानी खींचने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, वो आपके सब हॉर्स पावर्स में होते हैं। ऑल दीज आर बेसिकली हॉर्स पावर्स, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 H। ओके, वर्क एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज, हीट एनर्जी। ये आपका होता क्या है भाई साहब? पावर इनटू टाइम। भाई साहब देखो, पावर क्या है? व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अभी ये एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या भाई साहब हो हीट एनर्जी, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम पावर इनटू टाइम करते हैं तो इससे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और अगेन पावर इनटू टाइम करेंगे तो इससे आपको मिलेगा अगर हीट एनर्जी। अगर आप हीट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहे हैं तो पावर इनटू टाइम। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे ये जो AC चल रहा है, ये AC क्या कर रहा है? यहाँ पे जितना भी हीट डेवलप हो रहा है इसको ये बाहर फेंक रहा है। आप सामने ब्लोअर के सामने खड़े होगे तो आपको दिखेगा बहुत गर्म हवा आ रही है, तो ये पूरा जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंक रहा है ना। सो यहाँ पे आपका हीट एनर्जी से कंसर्न्ड है। तो आपका भाई साहब पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन पावर इनटू टाइम, ठीक है। ओके, अ बल्ब ऑफ 40 वॉट्स इज यूज फॉर 12.5 आवर्स ईच डे फॉर 30 डेज। आप एक्चुअली में जाकर अपने बिल में ना टैली कर सकते हो, लेकिन इतनी हमको फुर्सत कहाँ। इलेक्ट्रिक बिल उठाओ और आप देखो एक एक बल्ब, गीज़र, ये सब है आपके घर में, उन सब में भाई साहब पावर कंजम्पशन लिखा हुआ है। कितने पावर का बल्ब है, कितने पावर का LED है, कितने पावर का भाई साहब आपका गीज़र है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे। AC है, कूलर है, जो भी है, इन सब चीज़ों को भाई साहब आप एवरेज यूज़ जानते ही होंगे। 1 घंटे चलते हैं, 2 घंटा चलता है, ये आपको एवरेज यूज़ मालूम होगा। आप एक्चुअली में कैलकुलेट कर सकते हो और एक्चुअली में कहाँ पे रिड्यूस करना है वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, अब बल्ब, एक बल्ब दिया हुआ है 40 वॉट्स का, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसका पावर है ना। एक बल्ब दिया हुआ है जिसका पावर कितना है 40 वॉट्स। इट इज़ यूज फॉर टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12.5 आवर्स ईच डे, और कितने दिनों तक भाई साहब 30 डेज तक, ठीक है। तो टाइम सिर्फ 12.5 आवर्स नहीं है, ये 30 डेज भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका टोटल आवर्स कितना हो जाएगा? 30 दिनों तक आपने 12.5 घंटे रोज चलाया है, तो टोटल आवर्स विल बी हाउ मच? 12.5 इंटू 30 आवर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस वुड बी ओके। अरे क्यों नहीं होगा आवर्स? एक दिन में कितने दिन तक घटने यूज कर रहे हो? 12.5 आवर्स। तो 30 दिन में कितना यूज करोगे? 12 इंटू 30.5 आवर्स क्यों नहीं होगा? डेज क्यों होगा? डेज तो 30 है, कितने टोटल आवर्स तुमने यूज किया इसको? 12.5 इंटू 30 आवर्स होगा ना, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी द टाइम। ओके, अभी इसको आपको सेकेंड्स में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये हो गया आपका सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड में। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव यूज्ड इट फॉर, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल टाइम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो पावर क्या होता है भाई साहब? एनर्जी अपॉन टाइम।
तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 40 वॉट्स। वॉट्स को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल्स पर सेकेंड, है ना। ये जो वॉट है इसको अपन लिखेंगे जूल्स पर सेकेंड इंटू 12.5 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स और सेकेंड्स भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे भाई साहब कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका कितना, 6 6 36, 36 इंटू 3, 6 3 18, 3 3 9, 10 108 3 36, 6 6 36, 36 इंटू 3 हो गया 108, और यहाँ पे हो गया 3 जीरोस, 1 2 3, और यहाँ पे हो गया आपका 12.5 इंटू 4, तो 125 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 5 4 20, 5 2 10, 11 12, 4 1 4 1 है, कितना आ रहा है भाई साहब, 20 4 2 8 9 10, 4 1 4 1 5, है ना। तो ये हो गया आपका, और एक ज़ीरो आएगा यहाँ पे, इसका ज़ीरो, तो 500, तो 500 इंटू 108 0 क्या हो गया भाई, 0 0 0, तो आपका 108 इंटू 5 कितना हो गया, 8 5 40, 0 5 0, ये हो गया 4, 5 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपका हो गया 54 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस इज़ द जूल्स, दिस वुड बी द आंसर। या अपन लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। पावर ऑफ द लैम्प कितना हो गया 40, टाइम फॉर द बल्ब, टाइम फॉर विच द बल्ब इज यूज्ड एवरी डे, दैट इज 12.5 आवर्स, दिस इज फॉर 30 डेज। सो एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा ये पूछा है आपको। एनर्जी कंज्यूम ई लिखो या एच लिखो, दैट विल बी पी इंटू टी, पावर इन वॉट इंटू टाइम इन आवर्स, सो दिस विल बी हाउ मच, 40 इंटू 12.5। अभी ये आपका वॉट आवर्स भी होता है, ठीक है। तो आप अगर 500 इंटू 1000 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, किलो वॉट आवर्स, 0.5 किलो वॉट आवर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो वॉट आवर्स, अभी देखो यहाँ पे मैंने एनर्जी को जो निकाला था वो जूल्स में निकाला था। अगर इसको आपको वॉट आवर्स में निकालना है तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है भाई साहब, देखो यहाँ पे 40 वॉट्स है, 40 वॉट्स, और कितना आवर्स हो रहा है भाई साहब आपका 12.5, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 वॉट आवर्स। आपका एनर्जी का एक यूनिट कितना होता है, 1 किलो वॉट आवर। तो इसको अगर मुझे किलो वॉट आवर बनाना है, कुछ नहीं करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो 0.5 किलो वॉट आवर आ गया। क्या ये समझ में आ रहा है, या 0.5 किलो वॉट आवर लिख लो, या जो मैंने कैलकुलेट किया था उतना एनर्जी लिख दो, एक ही बात होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज वुड बी 0.5 किलो वॉट आवर, और द कैलकुलेशन दैट आई मेड इन टर्म्स ऑफ जूल्स फॉर द एनर्जी, बोथ आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। ओके, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब फॉर 30 डेज इज हाउ मच, 15 किलो वॉट आवर। ओके, एन इलेक्ट्रिकल आयरन इज रेटेड एट 7, आयरन है भाई साहब 750 वॉट और 230 वोल्ट। 230 वोल्ट मतलब क्या होता है भाई साहब आपका, इतने पे ही ऑपरेट करता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आयरन इन 16 आवर्स। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है। हो गया, डन डन डन। एंड इलेक्ट्रिकल आयरन भाई साहब क्या रेटिंग है इलेक्ट्रिकल आयरन की, पावर कितना दिया हुआ है आपको 750 वॉट्स, ठीक है। और आपका भाई साहब टाइम कितना दिया हुआ है 16 आवर्स। तो आपका एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, दैट इज हाउ मच 750 वॉट इनटू 16 आवर्स। सो दैट विल बी हाउ मच 75 इंटू 16, 5 6 30, 7 6 42, और ये हो गया आपका 45, 5 1 5, 7 1 7,
0, 5 + 5 10, 7 + 1 8, 8 + 4 12, ये हो गया आपका 1200, ठीक है। 75 × 16 और ये एक 0, ये हो गया आपका वॉट आवर, ठीक है। अब इसको किलो वॉट आवर में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 अपॉन 1000 किलो वॉट आवर, ठीक है। ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 12 किलो वॉट आवर, 12 किलो वॉट आवर, ठीक है। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, ठीक है, फिलहाल नहीं है, आगे के सवालों में आ सकता है, ठीक है। तो इस वोल्ट का कोई काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको देखो, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा रहेगा, देखो 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, 230 वोल्ट पे, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड वोल्टेज है जो आपको इंडिया में मिलता है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ जिस पे बहुत करोड़ों का इंडस्ट्री चल रहा है। जैसे समझ लो, ये आपका ये जो पैनल है, ये आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है। हम बोलते हैं ना असेंबल्ड पीस है। असेंबल्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? व्हाट इज़ एन असेंबल्ड पीस? ओके, पार्ट्स कहाँ से आया रहेगा? कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। आप समझ लो, अमेरिका से कोई कंप्यूटर अगर मंगाते हैं, ठीक है, तो वो जो होगा कंप्यूटर, वो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी करंट के साथ सेटअप होगा। मतलब यहाँ पे हमारे इंडिया में एक डिवाइस लगाना पड़ेगा उसमें, ताकि वो 220 वोल्ट पे चले। वहाँ पे अलग वोल्टेज, हर कंट्री का अलग अलग वोल्टेज ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो उधर के डिज़ाइन के हिसाब से वो बना रहेगा। इसीलिए जब आप आईफोन खरीदते हो तो चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब आपने कोई पैनल खरीदा या कोई ऐसा असेंबल्ड पीस खरीदा, ये असेंबल्ड पीस का क्या चक्कर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग टेक्नोलॉजी में हैं उन लोग को समझ में आता है। तो भाई साहब, ये चीज़ मैंने खरीदी और इसको अपग्रेड किया एज़ पर इंडियन वोल्टेज, कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगा दिया है, सब कुछ उसमें बाहर से ही आ रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगा दिया ताकि वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करे। और इस पर क्या हो जाता है, आप जीएसटी बचा लेते हो, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है वो ये बोलता है कि आपने सीधा सीधा कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया और उसको सीधा बेचने जाओगे तो उसमें आपको हायर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप दिखाओगे कि आपका असेंबल्ड पीस है और इसको आप बेच रहे हो तो उसमें आपको कम जीएसटी देना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया है, उसमें सिर्फ एक सर्किट लगा दिया ताकि वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करे, और आप उसको क्या बता दोगे, असेंबल्ड पीस है, और इसी में आप अपना जीएसटी बचा लो। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ये चल रहा है बड़े लेवल पे। जैसे देखो, ये आपका मैक्सअप जो पैनल है ये आपका चाइना का है, चाइना में अलग वोल्टेज पे ये ऑपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे वो सर्किट लगाना पड़ेगा, बस उतना ही काम है। असेंबल्ड पीस नहीं है, इसको भी अपन असेंबल्ड पीस बोल के ही बेचेंगे, लेकिन असेंबल्ड नहीं है ये, सिर्फ आपने एक सर्किट लगा दिया ताकि वो आपके इंडियन स्टैंडर्ड से ऑपरेट हो पाए, और इसका असेंबल्ड पीस बोल के हम बेचते हैं और उसमें जीएसटी बचा लेते हैं। खैर, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 12 किलोवाट आवर हो गया। दिस विल बी बेसिकली 12 किलोवाट आवर्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे पावर हो गया आपका 750, ये हो गया आपका 0.5, तो आपका हो गया पावर इनटू टाइम, दैट इज हाउ मच, 12 किलोवाट आवर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आयरन इन 16 आवर्स इज 12 किलोवाट आवर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. चलिए फटाफट फटाफट करना है। डन डन डन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 watt, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पावर कितना है, 60 वॉट्स का,
और टाइम कितना है आपका 6 आवर्स पर डे है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, ठीक है, 60 वॉट इनटू 6 आवर्स, 360 वॉट आवर्स, 360 वॉट आवर्स। क्लियर है? इसको किलो वॉट आवर्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है भाई साहब, आपका 3600 वॉट आवर्स अपॉन 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा किलो वॉट आवर्स। कैंसिलम कैंसिलम, ये 2 0 कैंसिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.36 किलो वॉट आवर्स, 0.36 किलो वॉट आवर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो ये देखो, जो 1 किलो वॉट आवर होता है वही 1 यूनिट होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.36 यूनिट्स। 1 किलो वॉट आवर जो आपके इलेक्ट्रिकल बिल में दिखता है 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.36 किलो वॉट आवर, दिस इज गोइंग टू बी 0.36 यूनिट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट्स। क्लियर है? ओके। रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क क्या होता है भाई साहब आपका पावर इनटू टाइम, एसआई यूनिट क्या है आपका जूल, जूल होता है आपका वॉट इनटू सेकंड, ठीक है, ओके। तो आपका कमर्शियल यूनिट क्या है देखो किलो वॉट आवर, ठीक है। 1 किलो वॉट आवर भाई साहब कितना हो जाएगा 1000, देखो किलो है तो मतलब 1000 है ना, वॉट की जगह पे अपन ने वॉट लिखा और ये है आवर्स, ठीक है। आवर्स की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, 1 घंटे में आपका कितना सेकंड होता है 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकंड्स, तो 1 घंटे में आपका कितने सेकंड्स हो जाएंगे 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकंड्स, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो 1 घंटे बैठिए और काउंट कीजिए, है ना, घर पे बैठिएगा शांत होकर और काउंट करते रहिए जब तक वैसे 7 से 8 ना बजे, ठीक है। 3600 मिल जाएगा आपको। क्लियर है? और क्या बताऊँ, तो यहाँ पे भाई साहब आपका 1 आवर होता है कितना 60 मिनट्स और भाई साहब 1 मिनट होता है कितना 60 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज हाउ मच 3600 सेकेंड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। सो आपका भाई साहब आवर की जगह पे आपने क्या डाल दिया 3600 सेकेंड्स, ठीक है। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉट मतलब क्या होता है, आई वॉट मतलब क्या होता है, वॉट का यूनिट क्या होगा, देख रहे हैं भाई साहब, पावर होता है आपका क्या एनर्जी अपॉन टाइम, तो 1 वॉट है ये हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना 1000, ये हो गया आपका 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड्स। कैंसिलम कैंसिलम, तो यहाँ पे कितना हो गया 3600,000, ये हो गया आपका जूल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। ये हो गया आपका 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? कितना एनर्जी होगा भाई साहब जूल्स में? चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक। टेन रेज़ टू 6, 3.6 इंटू 10⁻⁶। भाई साहब आपका 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक बिल में जो आपको यूनिट्स दिखता है उसका 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। अभी आपने देखा, ठीक है। तो 250 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, हाउ मच एनर्जी इज इन जूल्स। सो देयरफॉर अगर हम देखेंगे 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 1 यूनिट कमर्शियल यूनिट है बेसिकली ये, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। सो देयरफॉर आपका 250 यूनिट्स कितना हो जाएगा 250 यूनिट्स इज इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 36 इंटू 25, तो ये हो गया आपका 6 5 30, 5 3 15 प्लस 3 18, 6 2 12, 3 2 6 1 7, यहाँ पे हो गया 0, 8 प्लस 9 10, 7 प्लस 1 8 1 9, ठीक है।
ये हो गया आपका 0, तो आपका है यहाँ पे 3.6, तो ये हो गया आपका 900 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁸ जूल्स, ठीक है। ये हो गया आपका 250 यूनिट्स, दिस विल बी 250 यूनिट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी यूज इज 250 यूनिट्स, एनर्जी यूज इन जूल्स, तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁶, तो 250 इंटू, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁸ जूल्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड in 250 units is how much? 9 into 10⁸ joules. Are we clear to this one people? Okay. An electric heater is rated as 1500 watts. How much energy does it use in 10 hours? चलिए फटाफट 10 घंटे में कितना एनर्जी यूज कर रहा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1500 वॉट्स, ठीक है। तो इसका भाई साहब पावर क्या है? पावर इज हाउ मच? 1500 वॉट्स। हाउ मच एनर्जी, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1500 जूल्स पर सेकेंड हो जाएगा। 10 आवर्स में कितना यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। तो 10 आवर्स मतलब टाइम कितना हो गया? 10 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 10 इंटू 60 सेकेंड्स। तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे 1500 जूल्स पर सेकेंड इंटू 10 इंटू 60 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स और सेकेंड्स कैंसिल हो गया। 15 इंटू 6 तो आपका हो गया भाई साहब ये 36 इंटू 15, तो ये हो गया 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, ये हो गया 36 1 ज़ा 36, ये हो गया 0, 8 + 6 14, 3 + 1 4 1 5, तो ये हो गया आपका कितना? 540। 15 इंटू 6, 2 0 इधर 1 0 इधर, तो 2 + 1 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, सो दैट विल बी हाउ मच? जूल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल्स, दिस वुड बी द एनर्जी कंज्यूम। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, क्या हुआ? हाँ किया ना, सेकंड में चेंज। 10 आवर्स था, 10 आवर्स को सेकंड में चेंज किया। 10 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 आवर का कितना होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 10 आवर्स का कितना होगा? 10 इंटू 60 एनर्जी कितना हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ है? 1500 वॉट्स। वॉट, 1 वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, तो 1500 जूल्स पर सेकेंड, दैट विल बी 10 इंटू 60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर आपका दिया हुआ है कितना है? 1500 वॉट्स। इसको अपन किलो वॉट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1500 वॉट्स। टाइम हो गया आपका 10 आवर्स। एनर्जी भाई साहब कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी हाउ मच? 15 किलोवाट आवर। ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप एनर्जी को भाई साहब जूल्स में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वॉट आवर्स में भी लिख सकते हैं। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। यहाँ पे आपको दे दिया गया कि एनर्जी को भाई साहब किलोवाट आवर में ही निकालना है। कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ 500 वॉट्स ईच, ठीक है। हर एक डिवाइस का भाई साहब 500 वॉट से आपको किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना है। चलिए फटाफट क्विक। हो गया डन। देखो एनर्जी इन किलोवाट आवर पूछा है 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस। हर एक डिवाइस का भाई साहब कितना है? सो आपका टोटल पावर कितना हो जाएगा? टोटल पावर कंज्यूम ये कितना हो जाएगा भाई साहब? आपका 500 वॉट्स का एक है और ऐसे 4 डिवाइसेस हैं, तो दिस विल बी हाउ मच?
2000 वॉट्स, ठीक है। ओके, किलो वॉट आवर में आपको भाई साहब कैलकुलेट करना है 10 आवर्स, तो आपका एनर्जी क्या हो गया, व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम, दिस विल बी 2000 वॉट इंटू 10 आवर्स, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 1 2 3 4 20,000 वॉट आवर्स। इसको भाई साहब किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो 20,000 वॉट आवर्स अपॉन 1000, तो ये हो गया किलो वॉट आवर, कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 20 किलो वॉट आवर्स, 20 किलो वॉट आवर्स, क्लियर है। सो दिस विल बी द एनर्जी कंज्यूम 20 किलो वॉट आवर्स। kilowatt hours. So the energy consumed by 4 devices of 500 watts each operated for 10 hours a day is 20 kilowatt hour. Okay, a car and a truck are moving with the same velocity of 60 km per hour. Which of them has more kinetic energy? चलिए फटाफट फटाफट, दोनों का भाई साहब वेलोसिटी है, आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करना चालू कर दोगे, है ना। अरे सिंपल है भाई साहब, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैलकुलेशन कहीं कहीं पे करना पड़ता है। यहाँ पे कार एंड अ ट्रक आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, आपने देखा भाई साहब 60 किलोमीटर पर आवर, चलो 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 इसे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही सब आपके माइंड में चलेगा। आपसे यहाँ पे पूछा नहीं है किसका कितना एनर्जी है, आपसे यहाँ पे पूछा है कि किसका ज़्यादा एनर्जी होगा। भाई साहब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv का स्क्वायर। अभी दोनों का v सेम है, तो इसका मतलब डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, मास। ऑब्वियसली मास किसका ज्यादा है, ट्रक का ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रक का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। व्हेन वी हैव द v स्क्वायर इन बोथ द सेम, व्हाई, बिकॉज 60 किलोमीटर, तो अपन किसको कंसीडर करेंगे, मास को। जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ट्रक का मास ऑब्वियसली कार से ज्यादा होगा, इसलिए भाई साहब ट्रक का काइनेटिक एनर्जी भी कार से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हर न्यूमेरिकल में, हर अगर आपने कोई मैथ्स का कुछ देखा तो उसमें फटाफट से कैलकुलेशन करना है ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट समटाइम्स अप्लाई योर ब्रेन्स एंड यू विल गेट द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशंस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, दस द ट्रक हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो भाई साहब 1 जूल क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acts on an object to displace it by a distance of 1 meter along the direction of force, the magnitude of work done is said to be 1 joule. Clear hai? Are we clear on this one, people? Okay. Seema tried to push a heavy rock of 100 kg for 200 seconds but could not move it. Find the work done by Seema at the end of 200 seconds. कितना हो जाएगा भाई हर्ष, क्या होगा, जल्दी कैसे करेंगे इसको बताओ। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसमें भी ना आप पहले क्या करोगे, ओह इतना सब कुछ दिया हुआ, चलो मैच करते हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। देखो अगर मैं इस रॉक इसको भाई साहब पूरा दिन पुश करता रहूँ, क्या कोई वर्क डन हो पाएगा, नहीं, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आपने पढ़ा जीरो वर्क डन कब होता है, जब आपका फोर्स जीरो हो, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या जब दोनों के बीच में एंगल कितने का हो जाए 90। तो ये 3 केसेस में आपका वर्क डन जीरो होता है। यहाँ पे कौन सा केस है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। इज पुशिंग अ हैवी रॉक ऑफ 100 kg फॉर 200 सेकेंड्स, ठीक है, बट कुड नॉट मूव इट, फाइंड द वर्क डन बाय सीमा एट द एंड ऑफ 200 सेकेंड्स। ये सब जितना भी आपको दिया हुआ है सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे एक पैसे का कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, स्ट्रेट अवे वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट अवे वर्क डन विल बी जीरो, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो द वर्क डन इज जीरो, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ वेट लिफ्टर व्हेन ही होल्ड्स अ वेट ऑफ 80 kg ऑन हिज शोल्डर्स फॉर 2 मिनट्स। हाँ क्यों, नहीं भाई साहब कंफ्यूज मत होइए। देखो ये आपका वेट लिफ्टर है, इसने भाई साहब जो वेट को लिफ्ट किया है अपने कंधों पे, ठीक है, इसने काम किया है ना भाई साहब यहाँ से यहाँ तक। वर्क डन जीरो कब होता है, जब आपका फोर्स, अगर ये उठाकर इसको चलने लगे तो इसका वर्क डन जीरो है, ठीक है। अगर वो चलने लगे, लेकिन ये चल नहीं रहा है, ये इसको लिफ्ट करके ऊपर अपने कंधों तक लेकर जा रहा है, इसमें वर्क डन होगा, क्योंकि इसने फोर्स अप्लाई किया है और यहाँ पे फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ,
और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 0, और आपको मालूम है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने कंधों पे उठाकर उसको चल रहा है तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तब एंगल कितना हो जाएगा, 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ यू आर लिफ्टिंग समथिंग अप देन डेफिनेटली यू आर डूइंग वर्क, बट इफ यू आर लिफ्टिंग समथिंग अप एंड मूविंग अहेड देन यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है, क्लियर है। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ वेट लिफ्टर, ठीक है, व्हेन ही होल्ड्स अ वेट ऑफ 80 kg ऑन इट्स शोल्डर्स फॉर 2 मिनट्स, तो कितना वर्क डन होगा भाई साहब, अगर इसने 80 kg का एक वेट 2 मिनट के लिए अपने शोल्डर्स पे होल्ड किया तो कितना वर्क डन होगा, क्यों, बस वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, ही इज जस्ट होल्डिंग इट देयर, ठीक है, इज नॉट लिफ्टिंग इट, ठीक है भाई। वेट लिफ्टर व्हेन ही होल्ड्स फॉर इस, तो यहाँ पे 0 वर्क डन हुआ ना, देखो यहाँ पे 0 वर्क डन होने का मतलब क्या है, जैसे इन्होंने बोला कि इज होल्डिंग इट, ही इज नॉट मूविंग इट, समझ में आ रहा है ये, वो भाई साहब देखो जब ऐसे उठा रहा है वो तब उसने वर्क डन कर लिया है, लेकिन ऐसे ही रखे है वो, नाउ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो मतलब इस वेट का ना तो वो आगे लेकर जा रहा है, ना पीछे लेकर जा रहा है, ना ऊपर लेकर जा रहा है, नीचे लेकर जा रहा है, तो इस वेट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर आपसे इस सवाल में ये पूछा होता कि भाई साहब ग्राउंड से लेकर उसने अपने शोल्डर तक किसी वेट को लाया तो कितना वर्क डन हुआ, तो ऑब्वियसली आपको डिस्टेंस दिया रहता और उसके हिसाब से आपको वर्क डन कैलकुलेट करना रहता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इज होल्डिंग इट, सो इज नॉट मूविंग द वेट एनी मोर। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कोई वर्क डन नहीं होगा। सो सिंस इज होल्डिंग इट फॉर 2 मिनट्स, ये भाई साहब 2 मिनट से इसको होल्ड किए हुए, तो इसका कोई वर्क डन नहीं है, देयर इज नो वर्क डन, ठीक है। इज होल्डिंग इट मतलब वो रेस्ट पे है, वो जो वेट है वो रेस्ट पे है, उस वेट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और जब तक आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हो तब तक आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज 0 द वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर इज 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। When displacement is in the direction opposite to the direction of क्या applied, force applied, direction of force applied, what is the type of work, बताइए भाई साहब किस टाइप का वर्क हो जाएगा, आप बताइए, बिल्कुल नहीं। समीक्षा किस टाइप का वर्क डन होगा, न्यासी जल्दी 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 सोचो, आपने देखा ना भाई साहब आपके वर्क डन क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जब दोनों का भाई साहब एंगल क्या हो, 0, ठीक है। जब भाई साहब 0 वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का हो, 90 का, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो 180 का, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव वर्क डन, इट विल बी बेसिकली नेगेटिव वर्क डन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एस कॉस ऑफ थीटा, ये होता है आपका वर्क डन, ठीक है। तो फोर्स इंटू एस, अगर आपका भाई साहब ये हो गया कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 कितना होता है, माइनस, तो ये आपका नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये भाई साहब आपका फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, दिस विल बी अ 180 डिग्री एंगल, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। पीपल इफ़ यू आर नॉट को रिलेटिंग टू थिंग्स, चैप्टर ऐसे ख़त्म होते जाएंगे, लेकिन जब आपका एक सिंपल सवाल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप चैप्टर में इन्वॉल्व ही नहीं हो, आप इन्वॉल्व नहीं हो। सो प्लीज़ इंक्रीज योर इन्वॉल्वमेंट। इफ़ देर आर एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, कहीं पे आप स्टकअप हो रहे हो तो प्लीज़ वॉइस इट आउट। लेकिन इस तरह से अगर आपके चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे, आपका टेक अवे 0 रहेगा, आपका स्कूल में भी और यहाँ पे भी आपका टेक अवे 0 है भाई साहब। यू आर जस्ट स्पेंडिंग द टाइम, द क्लॉक इज़ जस्ट टिकिंग, तो प्लीज़